नमस्कार, स्वागत है आपका लाख टके की बात में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ओमिक्रॉन से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच चुनावों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय और चुनाव आयोग ने आज एक अहम बैठक की है, जिसमें चुनाव टालने को लेकर तो कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन चुनाव आयोग ने टीके में तेजी लाने के निर्देश दिए। दूसरी बड़ी खबर है, चुनाव आयोग की टीम कल से 3 दिवसीय दौरे पर यूपी पहुंच रही है। टीम पार्टियों के साथ साथ प्रशासन के अधिकारियों के साथ भी बैठक करेगी और इसी बीच केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर अलर्ट रहने को कहा है। त्योहारों को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी में ओमिक्रॉन के 3 नए केस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर आज कोई फैसला नहीं हो सका। चुनावों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय और चुनाव आयोग की एक बैठक हुई। बहुत ही अहम ये बैठक रही। करीब 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक मीटिंग चली, जिसमें चुनाव आयोग ने देश में कोरोना की स्थिति का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि आयोग ने राजेश भूषण से चुनाव प्रचार, वोटिंग और काउंटिंग के लिए कोविड प्रोटोकॉल पर सुझाव मांगे हैं। साथ ही आयोग ने केंद्र सरकार से ओमिक्रॉन को लेकर रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद जनवरी के पहले हफ्ते में एक बार फिर से आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच बैठक होगी। पिछले हफ्ते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाने और चुनाव टालने का सुझाव दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी 5 राज्यों में रैलियों पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका दायर हुई है। दूसरी तरफ 28 दिसंबर यानी कि कल से भारत निर्वाचन आयोग की टीम 3 दिवसीय दौरे पर यूपी आ रही है। टीम यहां पर राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक करेगी। इसके साथ ही पुलिस के आला अधिकारियों, सभी 75 जिलाधिकारियों के साथ भी मीटिंग करेगी। भारत निर्वाचन आयोग इस मीटिंग के जरिए अधिकारियों से चुनाव संबंधी फीडबैक लेने वाला है और इसी फीडबैक के आधार पर चुनाव कराए जाने को लेकर चुनाव आयोग आगे का फैसला लेगा। चुनाव आयोग के साथ बैठक को लेकर सभी जिलों के एसपी और एसएसपी को भी लखनऊ बुलाया गया है। इधर ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। लेटर में यह लिखा गया है कि दुनिया के 116 देशों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आए और इसलिए सभी राज्य उचित कदम उठाएं। त्योहारों के दौरान भीड़ रोकने के लिए पाबंदियां लगाने पर विचार करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदेश दिया है कि कोरोना रोकथाम प्रबंधन को लेकर जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन हो। फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर रोक लगे। सभी डीएम को निर्देश दिए जाएं कि वो कोरोना गाइडलाइंस का सुनिश्चित पालन करवाएं और अगर जरूरी हो तो धारा 144 भी लगाएं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट कानून के तहत कार्रवाई की जाए। केंद्र लगातार राज्यों को अलर्ट कर रहा है और इसी बीच उत्तराखंड की राजधानी लखनऊ में ओमिक्रॉन के 3 नए केस सामने आ गए। देहरादून और हरिद्वार के ये मरीज हैं जिनमें ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। अब राज्य में ओमिक्रॉन के कुल 4 केस हो चुके हैं। आज मिले 3 मरीजों में 28 साल का एक युवक हरिद्वार का रहने वाला है जो यमन से भारत लौटा है, जबकि देहरादून में 2 सीनियर सिटीजन हैं जो कि दुबई से देहरादून लौटे हैं। और उत्तराखंड में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। आज रात से ही नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। हालांकि जरूरी सेवाओं के लिए छूट रहेगी। शासन ने इसके लिए नई एसओपी जारी की है और उसके हिसाब से ही कोविड प्रोटोकॉल लागू होगा। सभी को इसमें एहतियातन तौर पर सभी को अपनी सावधानी बरतनी है और हमको किसी प्रकार का भी कोई जोखिम नहीं लेना है। जो जरूरी काम है जान माल की सुरक्षा के लिए वो सभी करने हैं। और इसी बीच अच्छी खबर यह है कि केंद्र सरकार ने बच्चों की वैक्सीन पर गाइडलाइंस जारी कर दी है। 1 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चे अपने आईडी कार्ड के जरिए रजिस्ट्रेशन करके कोविन ऐप पर अपना स्लॉट बुक करा सकेंगे। बच्चों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी बड़ों की तरह ही होगी, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐलान कर चुके हैं।
3 जनवरी से बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। और इधर कानपुर दौरे से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है कि कल मैं 28 दिसंबर को कानपुर के लोगों के बीच होने के लिए उत्सुक हूं। यहां मैं आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह को संबोधित करूंगा, जिसके बाद कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के पूर्ण खंड का उद्घाटन करूंगा। बिना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन किया जाएगा। कानपुर में शुरू किए जा रहे विकास कार्यों से शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा मिलेगा। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर वासियों को सौगात देने वाले हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यूपी दौरे की। गृह मंत्री अमित शाह भदोही और वाराणसी में रहेंगे। कल पहले भदोही में पार्टी की जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे और फिर जनसभा को संबोधित करेंगे। औद्योगिक नगर कानपुर के लिए मेट्रो सपना था, मगर अब वो सपना पूरा हो चुका है। कानपुर के आईआईटी के इस मेट्रो पर खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि कितना इसको हाईटेक बनाया गया है। अगर बात की जाए सिक्योरिटीज़ की, तो सिक्योरिटी ऑफिसर्स का यहाँ डिप्लॉयमेंट किया गया है। हर आने जाने व्यक्ति की चेकिंग होगी और खासकर स्कैनिंग की अगर बात की जाए तो स्कैनर लगाया गया है। इस स्कैनर में जो भी अपना लगेज लेके आएंगे उसको स्कैन, हालांकि मेट्रो नोएडा में और लखनऊ में, मगर कानपुर को इसको कुछ हट के बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी स्कूल के बच्चों के साथ सफर करेंगे। आईआईटी कानपुर से गीतानगर तक जाएंगे पीएम। आम लोगों के लिए 31 दिसंबर से शुरू होगी कानपुर मेट्रो। पहले फेज में 6 स्टेशन तैयार, कुल 9 मेट्रो स्टेशन होंगे। आईआईटी कानपुर से गीतानगर तक मेट्रो स्टेशन तैयार। आईआईटी कानपुर से मोती झील तक होगी मेट्रो। अभी 3 कोच वाली मेट्रो ट्रेन चलेगी। 2 साल में ही तैयार हुई कानपुर मेट्रो। प्रधानमंत्री मोदी स्कूल के बच्चों के साथ पहले स्टेशन आईआईटी कानपुर से 6ठे स्टेशन गीतानगर तक मेट्रो में सफर करेंगे। इस दौरान सीएम योगी भी उनके साथ रहेंगे। पीएम के दौरे को लेकर कानपुर में काफी रौनक देखी जा रही है। पहला स्टेशन होगा आईआईटी कानपुर, दूसरा स्टेशन कल्याणपुर, तीसरा स्टेशन कानपुर एसवीएम हॉस्पिटल, चौथा स्टेशन कानपुर यूनिवर्सिटी, जबकि 5वां स्टेशन गुरुदेव टॉकीज होगा। छठा स्टेशन गीतानगर होगा तो अगला पड़ाव रावतपुर गोल चौराहा होगा जो निर्माणाधीन है। 8वां स्टेशन हेल्थ हॉस्पिटल होगा जो निर्माणाधीन है। 9वां स्टेशन मोती झील स्टेशन होगा जो निर्माणाधीन है। कानपुर मेट्रो पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी एक मिसाल के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि इसे महज 2 साल में पूरा कर लिया गया है। कानपुर मेट्रो परियोजना की कुल अनुमानित लागत 11,076.48 करोड़ रुपए है। मेट्रो से करीब 40 लाख लोगों को फायदा होगा। पीएम मोदी और सीएम योगी लगातार समय समय पर कानपुर मेट्रो की मॉनिटरिंग करते रहे, इसीलिए ये सपना रिकॉर्ड समय में साकार हो सका। कानपुर से अमित गंजू की रिपोर्ट। कानपुर में पीएम मोदी सीएम योगी होंगे तो उधर भदोही और वाराणसी के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे। वो पार्टी की जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ज्ञानपुर के विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में ये जनसभा होनी है, जिसकी तैयारियां लगभग हो चुकी है। भदोही के बाद गृह मंत्री वाराणसी जाएंगे, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और काशी में ही रात्रि विश्राम करेंगे। इधर इतर कारोबारी पीयूष जैन मामले में डीआरआई की एंट्री हो चुकी है। डीआरआई ने शुरू की है पूरे केस की जांच। जल्द ही ईडी भी जांच शुरू करेगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, छापेमारी में करीब 200 करोड़ कैश मिला है। टीम में 23 किलो सोना भी जब्त किया गया है। टीम ने यह जब्त किया है। 600 लीटर चंदन का तेल मिला है। बड़ी रेड है ये, कानपुर में कन्नौज में जो हुई है। आईटीआई और डीजीजीआई की टीम ने की है और अब डीआरआई ने भी जांच शुरू कर दी है। ईडी भी बहुत जल्द जांच शुरू करने वाली है। और इसी बीच कारोबारी पीयूष जैन को मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। कानपुर और कन्नौज में डीजीजीआई और आईटी रेड के बाद कारोबारी पीयूष जैन को रविवार रात को गिरफ्तार किया गया था।
जिसके बाद कानपुर में महानगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में उसे पेश किया गया। सरकारी वकील के मुताबिक 31 करोड़ 50 लाख रुपए की टैक्स चोरी का उस पर मामला बना है। छापेमारी में करीब 200 करोड़ कैश, 23 किलो सोना बरामद हुआ। इसके अलावा छापेमारी के दौरान पीयूष के ठिकानों से डीजीजीआई और आईटी टीम को कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। और अब बात सीएम योगी के आज के दौरों की कर लेते हैं। सीएम योगी आज सीतापुर और प्रतापगढ़ में थे, जहां पर एक तरफ सीतापुर को उन्होंने 116 करोड़ की 83 विकास परियोजनाओं की सौगात दी, तो वहीं प्रतापगढ़ को 554 करोड़ रुपए की योजनाओं का तोहफा दिया। और इस मौके पर अपने संबोधन में सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले जो रुपए दलालों के पास पहुंच जाते थे, आज वही इत्र कारोबारी के घरों से दीवारों से निकल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अब पता चला कि आखिर नोटबंदी का विरोध क्यों होता था। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में 10 साल में कोई शिलान्यास होता था और 20 साल में भी काम पूरा नहीं हो पाता था। गरीब का पैसा ही है जो सपा बसपा और कांग्रेस के नेता लूट करके अपने घरों को बनाते थे। आज वही पैसा दीवालों से कैसे निकल रहा आप देख रहे होंगे। कमरे के कमरे नोटों से भरे पड़े हैं। अब आपकी भी समझ में आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। अब तो समझ में आया होगा ना। इधर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। बांदा में जिला प्रशासन ने एक अनोखी मुहिम चलाई है। इस योजना के तहत लड़कियों का जन्मदिन जिला प्रशासन मनाएगा। इस अभियान के तहत जिला प्रशासन ने 11 नवजात लड़कियों के माता पिता के साथ केक काटकर जश्न मनाया। वैसे तो लड़कों के जन्मदिन को लोग खास तरीके से मनाते हैं, लेकिन बांदा जिला प्रशासन ने बेटियों के जन्म पर खास पहल शुरू की है, जिसे नवेली बुलंदी नाम दिया गया है। नवेली बुंदेली नाम दिया गया है इस पहल को। नाम का जो कार्यक्रम है, ये बुंदेलखंड के बांदा से इसकी शुरुआत आज हुई। कल इसकी बड़ी विस्तृत कार्यशाला हुई थी। नवेली बुंदेली, जैसा आप जानते हैं, नवेली का मतलब नई और बुंदेली मतलब बुंदेलखंड की लड़की। तो हमारी आज जनपद बांदा में जितनी भी बच्चियां जन्म ले रही हैं, उन बच्चियों के जन्म की खुशी मनाने के लिए हमने पूरे जनपद में कन्या जन्मोत्सव मनाया है। इससे पहले कभी नहीं हुआ है और हम बहुत खुश हैं। और आज के लिए बर्थडे मनाया गया लड़की का। लाख टके की बात में इस वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।